तो मैं इससे पहले कि पूरे सम्मान के साथ श्री डॉक्टर विकास दवे जी को यहाँ बुलाऊं, एक संक्षिप्त परिचय आदरणीय डॉक्टर साहब के विषय में। डॉक्टर विकास दवे जी एक सुपरिचित सशक्त हस्ताक्षर हैं और उनकी मुस्कान ही उनकी पहचान है। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। आप साहित्य अकादमी के मध्य प्रदेश के निदेशक हैं। आपके व्यक्तित्व और कृतित्व बहुत ही विराट है। आप राष्ट्रीय चेतना के संवाहक के रूप में अपने मृदु स्वभाव, प्रखर वक्ता और भारतीय धर्म, संस्कृति एवं परंपराओं के मर्मज्ञ हैं। आपकी विचार दृष्टि से राष्ट्र व समाज के मोती सतत निकलते रहते हैं। आपने MA, MPhil, PhD और DLIT की उपाधि प्राप्त की है। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के निदेशक एवं साहित्य अकादमी की पत्रिका साक्षात्कार के आप संपादक हैं और बाल संस्कारों से समाज निर्माण का कार्य करने वाली सबसे बड़ी बाल पत्रिका देवपुत्र के संपादक हैं। साथ ही आप हरिद्रा पत्रिका के भी संपादक और साहित्य अकादमी भारत सरकार की जनरल काउंसिल के सम्मानित सदस्य हैं। आप राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अनुमोदित अभियान के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। आपने देश भर की प्रतिष्ठित व्याख्यानमालाओं एवं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में अनेक विषयों पर 1800 से अधिक व्याख्यान दिए हैं। आपने बाल साहित्य का विपुल साहित्य रचा है जो देश की विभिन्न भाषाओं में अनुदित हो चुकी हैं और अनेक पुरस्कारों का संपादन भी आपके द्वारा किया गया है। आपको मैं पूरी विनम्रता से अध्यक्ष उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर विकास दवे जी के लिए सर के लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर हमारे प्रिय अटल को आशीर्वाद देने के लिए पधारे माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के वरेण्य कुलगुरु, और मैं भी उन्हें गुरुवत ही सदैव प्रणाम करता हूं, परम श्रद्धेय KG सुरेश जी। आज अटल जी की इस पुस्तक के बारे में एक बहुत ही अच्छी समीक्षात्मक टिप्पणी जिन्होंने प्रस्तुत की और स्वदेश के माध्यम से जिनकी लेखनी का प्रसाद हम सब लोग लगातार प्राप्त करते रहते हैं, आदरणीय शिव कुमार विवेक जी। और भले ही साहित्य के क्षेत्र में हाथ नहीं आजमा रहे हों, लेकिन शरीर सौष्ठव के क्षेत्र में और विशेष करके कई पर्वतारोहण के कीर्तिमान रचने वाले आत्मीय अनुज रत्नेश जी, हम सब लोगों ने अभी सुना ही कि वे हिमालय की उस चोटी को विजित करके आए हैं जिसे वीर सावरकर सागर माथा कहा करते थे। तो मैं उनकी उपस्थिति को भी प्रणाम कर रहा हूँ और साथ ही जिनके कारण हम सब लोग एकत्र हैं, जिनकी पुस्तक आज यहाँ पर लोकार्पित हुई, ऐसे बहुत ही आत्मीय, अनुज भी कहूँ, पुत्रवत भी कहूँ और अत्यंत स्नेह पात्र ऐसे प्रिय कृष्ण मुरारी त्रिपाठी अटल, आज आपकी पुस्तक चलो चलते हैं अपने गांव, इसका विमोचन हम सब ने यहाँ पर संपन्न किया। वास्तव में पुस्तक का प्रकाशन तो साहित्य अकादमी के सहयोग के कारण से हुआ, ऐसा उन्होंने यहाँ पर बैनर पर भी उल्लेख किया और पुस्तक में भी उल्लेख किया ही है। लेकिन अक्सर मैं इस बात को कहता हूँ कि इस तरह के नवोदित रचनाकारों की ऐसी पुस्तकें जब साहित्य अकादमी के माध्यम से प्रकाशित होती है तो साहित्य अकादमी भी अपने आप को कृतार्थ अनुभव करती है। क्योंकि इन दिनों जैसा कि आदरणीय शिव कुमार जी ने भी उल्लेख किया और आदरणीय KG सुरेश जी भी कह रहे थे कि इस अवस्था के रचनाकारों की कविताएं जब हम सब पढ़ते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं, तो ध्यान में आता है कि इस उम्र में श्रृंगार और प्रेम ये सबसे ज्यादा आकर्षण का विषय होता है युवाओं के लिए। और स्वाभाविक रूप से ये प्रेम और श्रृंगार नायक और नायिका वाला प्रेम श्रृंगार होता है। लेकिन अटल का प्रेम कैसा है ये विवेक जी ने हम सबको बताया। वे कभी संस्कृति प्रेमी बन जाते हैं, कभी राष्ट्र प्रेमी बन जाते हैं, कभी समाज प्रेमी बन जाते हैं और कभी वे पर्यावरण प्रेमी बन जाते हैं। कुल मिलाकर सामाजिक सरोकारों के इर्द गिर्द उनका पूरा रचनाक्रम घूमता है। इस पुस्तक को जब आप देखेंगे तो ध्यान में आएगा कि एक जो परंपरागत पद्धति है अपनी, प्रत्येक पुस्तक का रचनाक्रम का शुभारंभ मंगलाचरण से किया जाता है और
विवेक जी ने अभी बाबा तुलसी को भी स्मरण किया है कि उनकी भी जयंती हम संपन्न करने वाले हैं इसी सप्ताह में। तो जैसे उन्होंने किया ठीक उसी पद्धति से नई पीढ़ी का ये रचनाकार भी अपनी इस पूरी पुस्तक का प्रारंभ जो है वह प्रारंभ गणेश वंदना से करते हैं। देवादिदेव गणेश की आराधना के साथ होता है और उसके बाद जब वीणा वाणी की आराधना का समय आता है तो एक नहीं 2 रचनाएं वो समर्पित करते हैं वाग्देवी की वंदना को। और उसके बाद आगे चल करके वे शिव वंदना और फिर राम वंदना, यानी कुल मिला करके गांव से निकला हुआ यह बालक अपने मिट्टी के संस्कारों को बिल्कुल नहीं भूलता। आज जबकि युवा पीढ़ी अध्यात्म और धर्म के बारे में चर्चा करने में ही अपने आप को पिछड़ा हुआ मानने लगती है, उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हुए यदि अटल लगातार अपने आराध्यों को स्मरण करने के बाद अपने मूल रचना कर्म पर आते हैं तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर के.जी. सुरेश जी ने जैसा कहा कि वे एक आश्वस्ति आज के समाज को देते हैं कि यदि युवा सचमुच ऐसे हैं तो फिर युवाओं को ऐसा ही होना चाहिए। इसलिए मैं अटल को बधाई देता हूं। और बाद की रचनाओं में माँ की वंदना की चर्चा हुई ही है। माँ की वंदना की रचना भी अत्यंत भावुक है, उसी प्रकार से बाबूजी की रचना भी उतनी ही भावुक है। एक बड़ी अच्छी रचना इनकी मैं आर्यावर्त हूं, उसमें वे संपूर्ण आर्यावर्त के प्रतिनिधि के नाते, उसके गुणगानकर्ता के नाते, उसके न केवल भौगोलिक सौष्ठव को बताते हैं बल्कि उसके सांस्कृतिक वैभव की चर्चा भी वे इस रचना में करते हैं। मुझे याद आ रहा है कि वे जिस परिवार को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उस परिवार में कर्मकांड की भी परंपरा रही है और सामान्यतः कर्मकांड करने वाले जितने पंडितों को हम सब लोग देखते हैं तो प्रारंभ जब कर्मकांड का होता है तो प्रारंभ में एक सुपारी, कुछ पुष्प, थोड़े से अक्षत और जल देकर के और सबसे पहले एक संकल्प करवाया जाता है। और संकल्प में क्या होता है, तो संकल्प में सामान्यतः लोग शायद ध्यान नहीं देते होंगे, लेकिन उस संकल्प में इस संपूर्ण आर्यावर्त के भौगोलिक और सांस्कृतिक सौष्ठव का गुणगान ही होता है। आर्यावर्ते, जम्बूद्वीपे, भरतखंडे, ये शब्द जब हम सब सुनते हैं तो ध्यान में आता है कि ये तो पूरा का पूरा अखंड भारत का भूगोल है। और ठीक उसी ढंग से उस परिवार के संस्कारों को अवगाहन करने वाले अटल भी अपनी इस रचना में उसी प्रकार से उस भौगोलिक और सांस्कृतिक सौष्ठव की चर्चा करते नजर आते हैं। एक इस रचना में आगे चल करके एक पद में वे जब सांस्कृतिक सौष्ठव की बात करते हैं तो वे उसके वैज्ञानिक सौष्ठव की चर्चा करना भी नहीं भूलते। वे बताते हैं कि ये वो आर्यावर्त है जहां पर शून्य के बारे में बातचीत की गई है, हमने अंक गणना दी है, हमने शून्य दिया है, हमने पाई का मान दिया है। वे जब एक एक शब्द में इन बातों को कर रहे थे तो मुझे ध्यान आ रहा था कि पाई के मान की गणना जब विज्ञान जगत ने करना प्रारंभ की, पश्चिम के विज्ञान जगत ने, तो वे केवल दशमलव के बाद 3 स्थानों तक मान निकाल पाए थे। प्रारंभ में तो वही 1 4 दशमलव के बाद 1 और 4 देकर के इक्कीसरी हो गई थी। फिर बाद में कुछ और बड़े गणितज्ञ आए तो उन्होंने 1 अंक तक और गणना की। इस राष्ट्र के बारे में जब ये कहा जाता है कि यहाँ के काशाय वस्त्रधारी भगवाधारी सन्यासी लोग बड़े हिकारत से कहते हैं कि अरे जो लोग अपना पेट नहीं पाल सकते, जो लोग काम नहीं कर सकते, वो सन्यासी हो जाते हैं। उन मूर्खों के लिए ये एक बड़ी चुनौती उपस्थित की इस देश के सन्यासियों ने कि इस देश के काशाय वस्त्रधारी सन्यासी ने पाई का दशमलव के बाद 13 अंकों तक मान निकाल करके बता दिया, जो दुनिया के सारे गणितज्ञ नहीं कर सके। और इसलिए ये जो पाई के मान है, ये जो गणनाएं हैं, शून्य, दशमलव, इंफिनिटी के बारे में हम लोग कई बार हमको लगता है कि विदेशी वैज्ञानिकों ने इंफिनिटी दिया। अनंत की संकल्पना भारत से सबसे पहले आई है। पिछले दिनों गणित के एक ब्रिटिश गणितज्ञ ने इस बात को स्वीकारा। उन्होंने कहा कि हम लोग इंफिनिटी की जो परिभाषा देते हैं, अनंत की जो परिभाषा देते हैं, वह पूरी की पूरी परिभाषा एक संस्कृत के श्लोक में आती है। और वो श्लोक कौन सा है, फिर से मैं कर्मकांड की तरफ आपको ले जाऊं तो जब हम समापन करते हैं किसी भी कर्मकांड का तो पूर्णता की ओर जब हमारा काम पहुंचता है तो हम एक श्लोक कहते हैं, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस श्लोक को अगर हम हिंदी में अनुवाद करें तो क्या आता है, पूर्ण में पूर्ण का योग करते हैं तो पूर्ण की प्राप्ति होती है।
पूर्ण से पूर्ण को घटाते हैं तो पूर्ण की प्राप्ति होती है। पूर्ण में पूर्ण का गुणा करें या पूर्ण में पूर्ण का भाग दें तो भी प्राप्ति पूर्ण के रूप में ही होती है। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आप अंग्रेजी के गिटपिट करने वाले वैज्ञानिकों की इंफिनिटी की परिभाषा जब आप पढ़ेंगे तो ठीक यही की यही परिभाषा है। अनंत की कोई परिभाषा नहीं। अनंत में अनंत को जोड़े तो अनंत प्राप्त होता है, अनंत से अनंत को घटाएं तो अनंत प्राप्त होता है। ये पूरा का पूरा श्लोक जो है ये दरअसल इंफिनिटी की परिभाषा है। फर्क केवल इतना सा है कि जिसे पाश्चात्य गणितज्ञ और वैज्ञानिक अनंत कह रहे हैं हम उसे पूर्ण ब्रह्म कहते हैं। केवल इतना सा अंतर है। तो ये जब अटल इस आर्यावर्त की करते हैं तो मुझे लगता है कि ये सारी की सारी बातें वास्तव में हम अपनी पीठ नहीं थपथपाते, दरअसल हम अपने गौरवशाली अतीत को स्मरण करके गौरव बोध जागृत करते हैं। इससे हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है इन बातों का स्मरण करके। आगे एक और रचना उनकी आती है जिसमें सदा तेरी जय हो मेरे भारत महान। शीर्षक भी बहुत अच्छे, हालांकि थोड़े बड़े हुए हैं। जैसे विवेक जी ने कहा ना कि अटल की कविताओं को अगर आप छंद विधान की दृष्टि से आकलित करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आप उनको पासिंग मार्क्स दे दें, 33 नंबर दे दें। लेकिन फिर सुरेश जी को कोट कर रहा हूं मैं कि आप भावना की उदात्तता की कसौटी पर अगर अटल को कसेंगे तो आप 100 में से 1 अंक भी काटना पसंद नहीं करेंगे। इतना अच्छा लेखन अटल का है। तो मुझे लगता है कि उनके इस भाव पक्ष को ही देखना चाहिए। इस कविता में भी वे कभी संत शक्ति को प्रणाम करते नजर आते हैं, पूरी परंपरा को लेते हैं, मातृशक्ति का उल्लेख वो करते हैं, तीर्थों का उल्लेख करते हैं, धाम पीठ, ये जो अखंड भारत की संकल्पना में जिन जिन कारकों को हम लगातार खोजते हैं वे सारे कारक आपको अटल की इन कविताओं में आपको नजर आते हैं। जागो जागो हे भारत जागो शीर्षक से एक आह्वान कविता है। उस कविता को पढ़ते हुए भी मुझे कई बार ऐसा लगता है कि युवा पीढ़ी के रचनाकार जब कविता लिखते हैं तो संभवतः हमारे पुरखों ने, ऋषि परंपरा के लोगों ने जब कहा होगा कि वयम राष्ट्र जागरयाम पुरोहिता, कौन इस राष्ट्र को जागृत करेंगे, उनके उस प्रश्न का उत्तर देते हुए संभवतः अटल कहता है कि हम है ना। जिसे हम सब लोग रविन्द्रनाथ ठाकुर की कविता सुनते हैं ना कि सूरज जब थक करके चूर हो गए और सूरज ने कहा कि मैं जब अस्त होऊंगा तो मेरे काम को कौन संभालेगा, मेरे जैसी विराट शक्ति वाला कौन है। तो प्रकृति में से छोटा सा दीपक खड़ा हुआ, उसने कहा कि मैं हूं ना। और मुझे लगता है कि अटल की ये कविताएं उसी प्रकार की आश्वस्ति देती है कि मैं हूं ना। ये एक बड़ा भाव है और इसलिए इस तरह के युवा रचनाकारों को जब हम पढ़ते हैं तो मुझे कई बार लगता है कि सचमुच इन्होंने जो काम किया। एक और रचना उन्होंने जब पढ़ी थी तो बड़े भावुक होकर के वो क्रांतिकारियों को स्मरण कर रहे थे। वो भगत सिंह को याद करते हैं, सुखदेव को याद करते हैं, राजगुरु को याद करते हैं। सचमुच ये क्रांतिकारी ही युवा पीढ़ी को प्रेरणा देने का काम करते हैं। हम कल्पना कर सकते हैं कि अंग्रेज फौज चारों तरफ से खंडर को घेर रही है, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव सब भागने की तैयारी में, सारा सामान समेट रहे हैं और ढूंढ रहे हैं कि राजगुरु कहाँ है। और अंततः राजगुरु कहाँ मिलते हैं? चंद्रशेखर आजाद स्नान करके उस खंडर के आखिरी छोर पर रस्सी पर अपनी धोती सुखा करके आए थे। वो जब अपनी धोती को उस रस्सी पर से उतारते हैं तो देखते हैं कि राजगुरु खड़े खड़े नींद निकाल रहे हैं दीवार के सहारे उस धोती के पीछे छुपकर, क्योंकि सारे क्रांतिकारी सोने नहीं देते थे उनको। तो खड़े खड़े नींद निकालने वाले लोगों को भी अटल अपनी इन रचनाओं में स्मरण कर रहे हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि जितनी रचनाएं हैं, भले ही विवेक जी ने कहा है कि वो युवा हैं और अभी पिता नहीं बने, लेकिन फिर भी बेटियों पर सशक्त रचना की है। लेकिन मुझे लगता है कि रचनाकार जब रचना करता है तो आवश्यक नहीं कि वह उस भूमिका का निर्वाह कर चुका हो या न कर चुका हो। उन्होंने संभवतः अपने पिता को, उनकी बहन को स्नेह करते देखा होगा। उन्होंने अपनी छोटी छोटी लाडली बहनों को बड़े भाई से बेटी की तरह प्यार करते देखा होगा। तो निश्चित तौर पर वेद की ऋचाओं जैसी उपमाएं देकर के उन्होंने उन बेटियों पर कविता लिखी है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये सार्थक रचनाएं हैं। युग धर्म प्रणेता बेटियों की भी उन्होंने चर्चा की। तो मुझे कई बार लगता है कि ये युग धर्म प्रणेता बेटियां थोड़ा भिन्न किस्म की होती है। इन बेटियों को अगर आपको खोजना है तो फिर आपको इतिहास के पन्नों में खंगालना पड़ता है, क्योंकि इन दिनों नई पीढ़ी की बेटियों में कहीं ना कहीं संस्कृति को लेकर, राष्ट्रीय चेतना को लेकर थोड़ा विपर्य आया है। लेकिन उस पीढ़ी की बेटियां, हम याद करें नाना साहब पेशवा के परिवार को, हम याद करें उस छोटी सी 13 साल की मेना देवी को, जिसको अंग्रेजों ने घेर करके पूछा कि बताओ क्रांतिकारी किस दिशा में गए, तुम्हारे पिता किस दिशा में गए। लेकिन उस छोटी सी बिटिया को पेड़ से रस्सी से बांधकर आसपास से
सूखी लकड़ियां लगा करके आग लगा दी, जिंदा जला दिया, लेकिन उस बेटी ने क्रांतिकारियों की दिशा नहीं बताई, पिता की दिशा नहीं बताई कि वो सब किस दिशा में गए। मुझे लगता है कि ये जो युग धर्म प्रणेता बेटियां होती है वो इस प्रकार की होती है। आज भी इस तरह की बेटियों की राष्ट्र को मुझे लगता है कि आवश्यकता है, और विशेष करके इस पूरी पुस्तक के शीर्षक से लेकर के लगभग 4-5 रचनाएं, ये सब की सब गांव की ओर संकेत करती है। गांव की सोंधी मिट्टी की गंध आपको उन रचनाओं में दिखाई देती है। और मुझे लगता है कि मूल कविता तो है ही, चलो चलते हैं अपने गांव, हम गांव के बासिंदे। ये दूसरी रचना, मुझे लगता है कि बासिंदे की बजाय शायद बाशिंदे शब्द है, शकर का है ना। तो बाशिंदे क्योंकि उर्दू का शब्द है, नुसरत दीदी होती तो शायद वो और कंफर्म करती, लेकिन है ना, इसमें मुझे ऐसा लगा कि शायद उन्होंने लोक का एक, जिसको आपने कहा था ना कि वो हाँ रीवा और सतना का पानी है ना, तो वो तो बोलता ही है। तो अगर वो बाशिंदे को बासिंदे कहते हैं तो उसमें कोई आपत्ति की भी बात नहीं है। उर्दू का शब्द होगा अपनी जगह उनके शब्दकोश में, हम जब बोलेंगे तो हम अपने उच्चारण के अनुसार अपनी देशजता के साथ बोलेंगे, तो उसमें मैं उसको कोई दोष नहीं मान रहा। लेकिन ये रचनाएं कुल मिलाकर गांव की, और मुझे लगता है कि मैं कई बार अपने जीवन की ओर भी जब पीछे की ओर देखता हूँ तो मुझे ध्यान में आता है कि मेरे दादाजी जिस गाँव में रहते थे, रतलाम जिले का बहुत छोटा सा लुनेरा गांव था, 1000 की आबादी का गांव, आज भी बमुश्किल 1500 की आबादी का वो गांव, एकदम टीले पर बसा हुआ। फिर पिताजी थोड़ा सा कस्बे की तरफ गए तो वो एक तहसील मुख्यालय तक आए, वहां पर मेरा जन्म हुआ। तो मैं अपनी पिछली पीढ़ी के गांव को देखता था, उस कस्बे को देखता था। लेकिन काम की दृष्टि से मैंने जब प्रस्थान किया तो मेरा प्रस्थान बिंदु चल करके और इंदौर जैसे महानगर तक पहुंचा, और भाग्य ने मुझे राज्य की राजधानी तक भी पहुंचाया। मेरा बेटा जो कि श्रद्धेय केजी सुरेश जी का ही शिष्य है, उसने दिल्ली से पढ़ाई की और अब वो जी न्यूज में एंकर हो गया, तो वो दिल्ली का निवासी हो गया, तो देश की राजधानी तक पहुंचा। अभी 2-3 दिन पहले मैं उसके साथ था, तो सहज बातचीत हो रही थी, तो कैरियर बनाना ये करना। मैंने कहा आखिरकार तुमने जीवन का लक्ष्य क्या बनाया? सब कुछ हो गया, ठीक है, तुम जो जो चाहते थे वो प्राप्त भी हुआ है, काम तुम्हारा व्यवस्थित हो गया। तो परिवार के संदर्भ में बात कर रहा था कि अब विवाह का समय हो गया है तो क्या करना चाहिए वगैरह। तो मैंने उससे सहज पूछा कि जीवन का लक्ष्य क्या है? तो उसने कहा कि अब इस महानगर की आपाधापी से बहुत जल्दी मन भर गया। अभी तो मुझे बहुत ज्यादा साल नहीं हुए, और मुश्किल 5-6 साल से मैं यहाँ राजधानी में हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि कभी जीवन में अवसर आया तो शांति की खोज में कोई छोटा सा एक फार्म हाउस लेना चाहिए और कहीं गांव में जाकर के बसना चाहिए। तो मुझे लगा कि यह जो यात्रा प्रारंभ हुई थी मेरे दादाजी से चलकर पोते तक और पोते के बेटे तक पहुंची, चौथी पीढ़ी पर जाकर के अंततः अपेक्षा क्या है जीवन में, सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है, तो गांव में जाना। मुझे लगता है कि ये जो भावनात्मक लगाव हम भारतीयों का अपने गांव से, शायद उसी भाव की प्रकटीकरण की कुछ रचनाएं अटल ने इस प्रकार से अपने कविता संग्रह में ली है, तो मैं उनको बधाई देता हूं। पर्यावरण चेतना की 4-5 रचनाएं बहुत अच्छी है। मानव मत का संहार कविता तो वास्तव में एक प्रकार की चुनौती है, और हम सब मिल करके वास्तव में इस पर्यावरण की चिंता करें, गाँव की चिंता करें। और अंत में अपनी बात को समाप्त करते हुए उन्होंने एक बहुत अच्छी कविता लिखी है, आइए हम हाथ थामे और अपनापन लुटाएं। इस शीर्षक से एक रचना है। मैंने कहा ना शीर्षक कभी कभी उनके बड़े हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह की रचनाएं वो शायद इसलिए लिखते हैं, जिसका संकेत श्रद्धेय सुरेश जी ने किया अभी थोड़ी देर पहले, कि वो मूलतः जिस स्कूल के विद्यार्थी, उस स्कूल के विद्यार्थी हम सब भी हैं। हमारे संगठन ने हमको सिखाया है कि शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है। तो ये लगातार उस प्रेम को बांटने की बात शायद उसी स्कूल के संस्कारों के कारण से करते हैं, अपने संघ संस्कारों के कारण से करते हैं। और मुझे लगता है कि संभवतः उनके जीवन की जो श्रेष्ठतम उपलब्धि है वो उपलब्धि यही है कि उन्होंने इस संगठन के मूल भाव को आत्मसात किया है। और इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रिय अटल, तुम इसी तरह से बहुत अच्छा लिखते रहो, खूब यशस्वी हो, ओजस्वी तेजस्वी तो तुम हो ही, और आगे भी इस प्रकार का रचना कर्म चलता रहे। इतना जरूर कहूंगा कि नेपोलियन को याद करता हूं कि एक बार एक पेड़ गिर गया था और सेना के साथ वो जा रहे थे, तो उनके मातहत जो उप सेनापति थे वो लगातार सैनिकों को कह रहे थे कि इस पेड़ को तुम उठाओ, तुम कर सकते हो, तुम करो, तुम करो। नेपोलियन देखा कि सारे सैनिक मिलकर के पेड़ नहीं उठा पा रहे, एकदम से घोड़े से उतरे और उन्होंने कहा हम सब मिलकर के करते हैं, हम कर लेंगे, आओ इस पेड़ को हटाते हैं। और देखते ही देखते सारे सैनिकों ने मिलकर के उस पेड़ को हटा दिया। तो मुझे लगता है कि अटल जिस अवस्था को अभी प्रतिनिधित्व करते हैं, उस युवा पीढ़ी को
ये कहने का अधिकार नहीं है कि कोई लौटा दो मुझे मेरे गांव। अपने उन पुराने कलेवर के गांवों को लौटाने का काम आपको ही करना है। इस आह्वान के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।